हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। इससे पहले हमने मसल्स का पूर्णतया पूरा विस्तृत तरीके से अध्ययन किया है। तो आज एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन की अपन बात करें, रिप्रोडक्शन को अगर हम शाब्दिक अर्थ भी देखें तो रिप्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो री का मतलब होता है यानी कि फिर से, और प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस, यानी कि फिर से प्रोड्यूस होना, यानी कि बार बार ये क्रिया होना। रीप्रोड्यूस यानी कि फिर से उत्पादन तैयार करना, ये रिप्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हम हिंदी की बात करें तो एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक जन्म। इसके अलावा सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जन्म। हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो ये केवल मोनोपेरेंटल होता है। क्या होता है ये? मोनोपेरेंटल होता है, जिसमें इसमें निषेचन का क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है। इसमें कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर गैमेट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन की भी कोई संभावना नहीं है, यानी कि कोई फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरी हम बात करें इसमें कि जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति आनुवंशिक रूप से समान होगी, यानी कि क्या होगा, एक तरह से हम इसे अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोन, जो कि जेनेटिक्स रूप से क्या होगी, समान होगी, पेरेंट्स के समान होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसमें भी कि अलैंगिक जनन विधियां प्रजनन का तीव्र सरल माध्यम होता है। ठीक है, ये हो गया अपना एसेक्सुअल। उसी प्रकार हम सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, वहीं साथ में क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। क्या होगी यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होता है, बाई पेरेंटल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दो जनक होते हैं इसमें, यानी कि मेल और फीमेल जनक होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और इसके अलावा संततियाँ अपने जनकों से आनुवंशिक रूप से क्या होगी, भिन्न होगी। यानी कि जो संतति होगी वो कैसी होगी, अपने जनक से आनुवंशिक रूप से क्या होगी, जेनेटिक्स रूप से भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। यानी इसके अलावा लैंगिक जनन धीमा व जटिल होता है। अलैंगिक जीवन, जो कि लैंगिक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो क्या होता है, तीव्र होता है और सरल होता है, और ये थोड़ा धीमा होता है और जटिल क्रिया होती है। ठीक है। अगर हम गैमेट्स की बात करें, गैमेट की बात करें तो मेल में वही गैमेट्स की बात करें तो स्पर्म होगा, और फीमेल में वही गैमेट्स की बात करें तो अवम होगा, या जिसे अपन बोलते हैं एक अवम या फिर oocyte। ठीक। नेक्स्ट हम उसी प्रकार हम देखें आगे सेक्स ऑर्गन की बात करें। हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, जिसमें हम सेक्स ऑर्गन की बात करें। अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन में हम देखेंगे कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, जो कि जिसे अपन गोनाड्स कहेंगे, जिनके माध्यम से ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा।
देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये ऑर्गन विच फॉर्म्स गैमेट्स, यानी कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये गैमेट्स कैसे होंगे, अगर यही गैमेट्स से अपन बात करें, मेल में यही गैमेट्स कहलाएगा टेस्टिस और फीमेल में यही गैमेट्स कहलाएगा ओजेनस, ये ओवरी। ठीक है, अब हमें आगे इस चीज़ को प्रोसेस को देखें, हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इससे पहले हम सेक्स ऑर्गन की देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल में क्या होगा, टेस्टिस, और वहीं फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। ठीक है, टेस्टिस, ओवरी। और उसी प्रकार सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है जो हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उस गैमेट्स को मैच्योरेशन और ट्रांसफर, यानी कि कहने का मतलब जो गैमेट्स बनेंगे उसको एक तो मैच्योरेशन देने का काम होगा, इसके अलावा ट्रांसफर करने का कार्य कौन करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम आगे भी देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेक्सरी डक्ट होती है, ग्लैंड्स होती है, ये सब चीज़ें किस में होगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में होती है। अब यह चीज़ देखें कि मेल में जो प्राइमरी टेस्टिस और ओवम है, और जैसे ही स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और वही जाइगोट का क्या होता है, माइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो से किस में बदलता है, ब्लास्टोसाइट, जो ब्लास्टोसाइट में बदल जाता है। ठीक है, और यही ब्लास्टोसाइट जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है बेबी के रूप में, तो ये बेबी जब विकसित हो जाता है तब बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, पार्चुप्रेशन। ये सारा फॉर्मेशन, ये सारी प्रक्रिया मैकेनिज्म को हम अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें दो भाग दिखाए गए, जिसमें एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और एक पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम देखेंगे टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसका काम क्या था, जो गैमेट्स बन रहे थे, जो गैमेट्स तैयार होते उस गैमेट्स का क्या हो रहा था यहाँ पर, मैच्योरेशन, इसके अलावा ट्रांसफर का कार्य कौन कर रहा था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब हम यहीं देखें कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के दो भाग हैं, एक तो एसेसरी ग्लैंड्स, दूसरा डक्ट सिस्टम। अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो एसेसरी ग्लैंड्स तीन हैं, यानी कि जो सहायक ग्रंथियां होती हैं किसकी, गैमेट्स के लिए, जो गैमेट्स को मैच्योरेशन में सहायक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए सहायक होती है, उसे लुब्रिकेंट में सहायक होती है। जो ग्लैंड्स होती है वो कितनी होती है, तीन होती है, एक तो सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट, और तीसरी काउपर ग्लैंड। अगर हम सेमिनल वेसिकल्स की बात करें तो ये संख्या में दो पाई जाती है, टू पेयर्स होती है, वन पेयर होती है। ठीक है, और प्रोस्टेट की बात करें तो ये सिंगल होती है, और काउपर यानी कि जिसे अपन एक और नाम से भी जाने जाते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जो कि संख्या में कितनी होती है, दो होती है। उसी प्रकार हम आगे देखें कि डक्ट सिस्टम, यानी कि जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स तंत्र या फिर ट्यूब्स पाई जाती है हमारी बॉडी में, कितनी होती है, इन सबको देखें। पहली ट्यूब्स की बात करें इपी डी डाइमिस, जो कि संख्या में कितनी होती है, दो होती है। यानी कि हम बात करें तो टेस्टिस कितने होंगे, दो होंगे, तो इपिडाइमिस भी कितना होगा, दो होगा। वासा डिफरेंशिया कितना होंगे, संख्या में दो होंगे। इसी प्रकार इजेकुलेटरी डक्ट संख्या में दो, और यूरिथ्रा वन, जो कि इनसाइड पेनिस, जो पेनिस के अंदर होगा, पेनिस के इनसाइड के अंदर होगा। और ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटिया में हम देखेंगे सेक्रोटम और पेनिस दो पार्ट होते हैं। अब हम सबसे पहले देखें सेक्रोटम, यानी कि वृषण की बात करें, टेस्टिस का जो बाहरी आवरण होता है वृषण कोश, जिसे अपन सेक्रोटम कहते हैं। सेक्रोटम जो होता है आउट पाउचिंग ऑफ एब्डोमेन वॉल, यानी कि जो हमारी एब्डोमेन वॉल से नीचे की तरफ एक पाउच की तरह लटका हुआ रहता है।
जो क्या होता है, हैंगिंग बिटवीन टू थाइज, यानी कि जो हमारी जो थाइज होती है उनके मध्य एक पाउच के रूप में हैंगिंग रहता है, लटका हुआ रहता है। देखो, अगर हम इसको डायग्राम से समझे, ये एक डायग्राम है सेक्रोटम का। अब सेक्रोटम को डायग्राम को हम विस्तार से समझे, इसमें हमने 3 लेयर बताई हुई है। पहली लेयर तो क्या है, स्किन की है। सेकेंडरी लेयर जो होती है जिसे अपन बोलते हैं डार्टोज मसल्स, और तीसरी जो लेयर होती है जिसे अपन बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। 3 लेयर होती है। जो सेक्रोटम जो होता है, सेक्रोटम में एक मिडिल लेयर पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सेप्टम सेक्रोटी, जो कि रेफे होता है। अगर हम वृषण को बाहर से देखेंगे तो हमें एक उभरी हुई संरचना दिखाई देती है जिसे अपन बोलते हैं सेप्टम सेक्रोटी, जो कि बाहर से होती है, इंटरनल नहीं होती है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है, जो दीवार दिखाई दे रही है, एक तरह से जिससे रेफे कहते हैं कि उभरी हुई संरचना होती है जो बाहर से होती है, इंटरनल नहीं होती है। सेप्टम दो कहने का मतलब हम जिसे कह सकते हैं कि उभरी हुई संरचना होती है जो कि 2 भागों में डिवाइडेड करती है, जिसे अपन बोलते हैं सेप्टम सेप्टम सेक्रोटी या फिर रेफे कहते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझें कि जो पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन सेक्रोटम सैक कहते हैं, इसको बाहर से ब्लॉक किया जाता है। इसके ऊपर एक ट्यूब पाई जाती है जिसे अपन एक नलिका पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं एंग्यूनल कैनाल। ये एंग्यूनल कैनाल होती है। अब इसमें होते हैं टेस्टिस। ये अपने टेस्टिस है भाई, ये 2 टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस जो होता है, जो तीसरी लेयर होती है, उस तीसरी लेयर में एक टिश्यू के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। उस टिश्यू का नाम है ग्यूबरनाकुलम। इस टिश्यू को अपन क्या कहेंगे, ग्यूबरनाकुलम कहते हैं। इसी के माध्यम से यह जो लेयर होती है क्रीमेस्टर लेयर से अटैचमेंट होता है जिसे अपन मेसोकियम भी कहते हैं। अब टिश्यू क्या है, ये टेस्टिस क्या है, एक तरह से ऑर्गन होता है। तो इस ऑर्गन के लिए इसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल, ये सब भी क्या होगा, इसमें प्रोसेसिंग क्या होगी, सारी प्रोसेसिंग होती है किसमें, टेस्टिस में। अब क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है ये है हमारे, सबसे पहले अपन इस चीज़ की देखें जिसे अपन कहेंगे वासा डिफरेंशिया। यह है वासा डिफरेंशिया, जो कि जो टेस्टिस के ऊपर बाहरी ऊपर एक हाईली कोलाइडल संरचना जिसे अपन बोलते हैं कुंडलित, हाई कुंडलित स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस का जो लास्ट पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। और ये जो होती है इसे अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। देखो भोजन, इसको टेस्टिस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड के लिए एक आर्टरी होती है। ठीक है, उसी प्रकार टेस्टिस का जो वेस्ट मटेरियल के लिए एक वेन होती है जिसे अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर वेन होती है। उसी प्रकार टेस्टिकुलर नर्व होती है जो कि टेस्टिस के लिए गुड सेंस, और यानी कि इसे किसी प्रकार के जो सेंस के अनुभव के लिए एक नर्व होती है। इन पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसे अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि टेस्टिस जो होता है एक तरह से ऑर्गन होता है, तो इससे न्यूट्रिशन के लिए क्या होगी, एक टेस्टिकुलर आर्टरी होगी, यानी कि आर्टरी जो होती है ब्लड के माध्यम से इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब ये ऑर्गन है, कुछ खाएगा तो वेस्टेज भी निकालेगा, तो किसके माध्यम से निकालेगा, टेस्टिकुलर वेन के माध्यम से वेस्ट मटेरियल को निष्कासित करेगा। उसी प्रकार टेस्टिकुलर नर्व होती है जिससे गुड सेंस यानी कि ठंडे गर्म का एहसास के लिए होता है। ठीक है, इन सब को मिला के क्या बोला जाता है, इन सब को मिलाकर बोलेंगे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहेंगे। अब पूरे एरिया को एक कैनाल के माध्यम से ब्लॉक कर दिया जाता है जिसे अपन बोलेंगे इंग्विनल कैनाल। कभी कभार किसी पेशेंट में या किसी मनुष्य में यह इंग्विनल कैनाल अनक्लोज रहती है, जिसके माध्यम से एक डिजीज होती है जिसे अपन बोलते हैं
हर्निया। ठीक। एक चीज़ हम यहाँ पर भी समझने की कोशिश करें कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता है कि वृषण जो होते हैं, टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस कभी कभार एब्डोमल कैविटी से अंदर की से बाहर नहीं आ पाते हैं, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं छुपे हुए टेस्टिस जिसे अपन बोलते हैं। फिर इसको ट्रीटमेंट के माध्यम से आर्क्यूडो फिक्स किया जाता है, यानी कि इनको फिक्स किया जाता है। और दूसरी बात, ये एब्डोमेन जो कैविटी से बाहर एक पाउच के रूप में लटके रहते हैं। क्यों लटके रहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 98 फ़ारेनहाइट। तो हमारे बॉडी के अधिक टेम्परेचर की वजह से स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लटके रहते हैं। और वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर हमने दो मसल्स देखी थी, एक तो क्रीमेस्टर मसल्स और एक डार्टोस मसल। दोनों ही मसल्स में इंपॉर्टेंट मसल्स है डार्टोस मसल्स, जो क्या करती है सर्दी और गर्मी के मौसम में, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो हमारी जो सेक्रोटम होता है उसको एक तरह से कांटेक्ट करती है हमारी बॉडी के एब्डोमल जो होता है कैविटी के पास में, इस पाउच को ऊपर की ओर खींचती है जिससे कि इनको टेम्परेचर मिले। और जैसे ही गर्मी का मौसम होता है तो ये मसल्स क्या करती है, इन्हें रिलैक्स करने का कार्य करती है। यानी कि डार्टोस मसल्स एक तरह से सर्दी के मौसम में पाउच को सर्दी के मौसम में पाउच को जो सेक्रोटम जो शेप होता है उसे ऊपर की ओर खींचने का कार्य करती है, जिससे कि इसे टेम्परेचर मिले। और दूसरी बात, इस गर्मी के मौसम में इस सेक्रोटम शेक को रिलैक्स करने का कार्य करते हैं, जिससे कि बॉडी से दूर होता है और टेम्परेचर कम मिले और स्पर्म आसानी से सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट हम देखें, अब हम देखेंगे कि जो टेस्टिस है तो टेस्टिस का टीएस हम देखें, यानी कि इसकी संरचना को हम देखें तो हमें ये डायग्राम में दिखाई देता है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर 3 लेयर होती है। 3 लेयर कौन कौन सी होती है? एक तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इंटरनल जो लेयर होती है उसे अपन बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरी लेयर जो होती है जिसे अपन बोलते हैं ट्यूनिका वस्कुलरिस या फिर ट्यूनिका वस्कुलोसा। ये तीनों लेयर होती है किसकी? टेस्टिस के ऊपर तीनों लेयर की क्या होती है, कवरिंग होती है। जिसमें अगर अपन सबसे पहले इसकी बात करें, ट्यूनिका वेजानिलिस की बात करें, तो ये इनकम्प्लीट लेयर होती है। ये लेयर कौन सी होती है? इनकम्प्लीट लेयर होती है, क्योंकि ये पूरे टेस्टिस को कवरिंग किए हुए नहीं होती है। ठीक है। दूसरी लेयर की अपन बात करें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये दूसरी लेयर है प्रोड्यूस लोब्यूल्स। यानी कि जो दूसरी लेयर होती है जिसे अपन बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या करती है, जो टेस्टिस होता है, अगर हम टेस्टिस की बात करें, जो टेस्टिस होता है उसको दो असमान भागों में डिवाइडेड करती है। कैसे? यहाँ पर देखिए, टेस्टिस को दो असमान भागों में डिवाइडेड कर देती है, अधर भाग और पश्च भाग। अधर भाग में क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल में डिवाइडेड हो जाती है और एक लोबिल्स का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से लोबिल्स का निर्माण करती है, जो कि कितने होते हैं, एक टेस्टिस में लगभग होते हैं 250। देखो, अगर हम यह समझें कि टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर सबसे बाहरी आवरण ट्यूनिका वेजानिलिस जो कि इनकम्प्लीट लेयर होती है, यहाँ तक ही है। फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो क्या होती है, लोबिल्स में डिवाइडेड हो जाती है। जो लोबिल्स कितने होते हैं, 250 होते हैं। और तीसरी लेयर होती है ट्यूनिका वस्कुलरिस, जिसमें ब्लड वेसल्स का जाल होता है या फिर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। अब हम इस चीज़ को आगे समझें कि जो लोबिल्स पाए जाते हैं, ये लोबिल्स कितने पाए जाते हैं, 250। प्रत्येक लोबिल्स में क्या होता है, 1 से लेकर 3 तक
1 से लेके 3 तक क्या होती है, सेमीफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 1 से लेके 3 तक सेमीफ्यूरस ट्यूबल्स पाई जाती है। और यही ट्यूबल्स में क्या होता है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का निर्माण कहाँ होगा, सेमीफेरस ट्यूबल्स में होता है। ये संख्या में कितनी होती है, 1 से लेके 3 होती है। 250 एक में है, 250 में है, तो एक में कितने, 3, तो टोटल कितने हुए, 750 सेमीफेरस ट्यूबल्स की संख्या होगी। अब सेमीफेरस ट्यूबल्स होती है, जैसे कि सेमीफेरस ट्यूबल्स ये संख्या में 3 होती है। ये संख्या में 3 होके जब एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, जिसे अपन बोलेंगे ट्यूबुली रेक्टी, इसे अपन बोलेंगे ट्यूबुली रेक्टी। ये जो दिखाई दे रही है इसे अपन बोलेंगे ट्यूबुली रेक्टी, इसे अपन बोलेंगे ट्यूबुली रेक्टी। ठीक है। अब यही रेक्टी एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती है। अब इस चीज़ को यहाँ समझे कि ट्यूबुली रेक्टी, इस डायग्राम को यहाँ समझे अच्छे से कि हाँ जी, हम ये चीज़ समझ रहे थे कि सबसे पहले हम इस चीज़ को वापस समझे कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस पे तीन लेयर की कवरिंग होती है, जिसे अपन ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं और ट्यूनिका वास्कुलरिस बोलते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होती है एक इनकम्प्लीट लेयर होती है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि प्रोड्यूस लोब्यूल्स, यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक तरह से टेस्टिस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड करती है। एक कंपार्टमेंट अदर और एक पश्च भाग होता है। अदर में हॉरिजॉन्टल लोब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक पट्टनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं लोब्यूल्स बोलते हैं। इनकी संख्या होती है लगभग 250 होती है। और ट्यूनिका वास्कुलरिस में क्या होता है, ये यानी कि इनटू बिटवीन लोब्यूल्स, यानी कि जो लोब्यूल्स का जो वाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसे ट्यूनिका वास्कुलरिस कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। आगे हम देखें कि जो दिखाई दे रहा है ट्यूनिका वेजाइनलिस पार्ट,